नमस्कार। राजनीतिक ढलान पर मोदी जी खुद फिसलेंगे या कोई उन्हें धक्का देगा? भारत की जो राजनीति है इस समय बड़े दिलचस्प मुकाम पर आ गई है। नरेंद्र मोदी जी अपने ही स्टीरियोटाइप में फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं जरा समझिए। उनके भाषण, उनके कपड़े, उनके दौरे, उनके इवेंट, सब में एक रास्ता है। मतलब एक ही जैसा आपको पिछले 10 साल से देखने को मिल रहा है और जिसे देख करके 10 साल में लोग लगभग बोर होने लगे हैं। बोर मतलब अब एक ही चीज को बार बार कोई देखेगा तो क्या क्या फील आएगा उसको। उनके जो घनघोर समर्थक भी हैं वो भी सिर्फ इसलिए उनके अभी समर्थक बने हुए हैं क्योंकि 10 साल से उन्होंने जो स्टैंड ले रखा है, अगर वो पलट गए तो वे अपने दोस्तों परिचितों से के बीच में एक मजाक का पात्र बन सकते हैं। मतलब जो स्टैंड पहले ले लिया अब मजबूरी है उनको उस स्टैंड को कायम रखना, उस पर टिके रहना। ये लोग सिर्फ अब रस्म निभाने के लिए मोदी भक्त बने हुए हैं। पिछले 10 साल में जो देखा है, जो ऑरा था मोदी जी का, वो तिलस्म जो था वो टूटा है। आप देखिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के एजेंडे को इतना दूर तक खींच कर ले गए जिसकी आशा उनके समर्थक और यहां तक कि आरएसएस के लोग भी नहीं करते थे। मतलब हिंदुत्व का एजेंडा इतना टॉप पर रहा, इतना दूर ले गए, आरएसएस भी इसकी परिकल्पना शायद नहीं की होगी। ये बात अब उठने लगी है, तभी तो हर जगह वो खुद अकेले रहते। ये बात सही है कि हिंदू राष्ट्र हमेशा से आरएसएस का एजेंडा है। हम सब जानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, लेकिन आरएसएस ने हमेशा एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें से बहुत से अर्थ निकालने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, बनी रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, ये सब लोग इसी भाषा का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। आरएसएस कभी भी एग्रेसिव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि आरएसएस ने अपना नाम हिंदू स्वयं सेवक संघ रखने के बजाय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रखा था। मतलब अगर आप विश्लेषण करें, समझें, आरएसएस की भाषा कभी आपको इतना एग्रेसिव दिखाई नहीं पड़ेगी और समय समय पर आरएसएस बोलती भी है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इसलिए हम जो आज आपको विश्लेषण कर रहे हैं मोदी जी के ढलान, राजनीतिक ढलान के बारे में, तो आरएसएस ने सामने से कभी उतनी गिरी हुई सांप्रदायिक बातें नहीं की है जितनी कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें कर डाली। बांसवाड़ा में क्या बोला याद होगा आपको, मटन, मुर्गा, मंगलसूत्र। और आरएसएस की खासियत क्या है कि ये काम मौखिक रूप से करने की विधि अपनाई थी। मतलब खुद आगे नहीं आता है, आरएसएस के लोग कभी नहीं आएंगे और कम जिम्मेदार लोग इस तरह की बातों को फैलाया करते थे। मोदी ने आरएसएस के इस महीन पर्दे को तोड़ दिया है। मतलब आप सीधे सीधे कभी भी आरएसएस के बड़े नेताओं पर यह ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो नफरत की भाषा बोलते हैं या सांप्रदायिक बातें बोलते हैं, जिस तरह से इस चुनाव में देखने को मिला। मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं मुसलमान। एक और बात यह हुई है कि कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के फेर में नरेंद्र मोदी जी यहां तक चले गए कि देश में महंगाई, गरीबी, सरकारी नौकरी, इन जैसे तमाम बुनियादी प्रश्नों को उन्होंने बिल्कुल हाशिए पर रख दिया। अब इस पर कोई चर्चा नहीं करता है, न कोई सवाल पूछा जाता है और इन सवालों को उठाने वालों को नीचा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया गया है। विरोधियों पर हमला करने के फेर में, उसके धुन में, वे जनता के एक बड़े वर्ग पर भी हमला कर बैठे। कौन कर बैठे? नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि आप बुनियादी समस्याओं को इतना दूर फेंक दिए हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते, ना अपने भाषणों में, ना टेलीविजन चैनल में, जो कि आज की तारीख में उनका माना जाता है, मोदी जी का। आज जुलाई 2024 में वे अपनी क्षमता की सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लोकसभा में जो अभी अभिभाषण हुआ आपने देखा होगा,
यहां तक कि जिन प्रशासनिक एजेंसियों से उन्होंने विपक्ष के नेताओं को डराया, इतना ओवरकिल कर दिया कि अब वो डर ही खत्म होता जा रहा है। मतलब ईडी सीबीआई अगर का डर दिखाएंगे, थोड़ा बहुत डर होता है तो लोग डरता है, हर बात पे ईडी सीबीआई भेजेंगे तो क्या करेगा, मरता करता क्या ना करता। मतलब ये कि कोई धनुष जो चलाता है उसके तर्कश में जब सारे तीर खत्म हो जाता है तो कभी भाला, कभी गदा, कभी तलवार लेकर के वो विपक्ष की ओर झपटना चाहता है। मैं विश्लेषण कर रहा हूं, समझिए इस बात को। लेकिन वो हमले की जगह अपनी निराशा का प्रदर्शन कर रहा होता है, क्योंकि अगर आपके पास तीर तर्कश सारे खत्म हो गए तब आपको भाला की जरूरत पड़ती है, गदा की जरूरत पड़ती है। वही हाल इस समय मोदी जी का हो चला है। उनके पास जितने भी उनके तीर में तर्कश थे लगभग समाप्त हो चले। एक ही तरह की बात, एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह का इवेंट। जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात यह है कि उनके सारे विरोधी उनके हर दांव पेच को अब बखूबी समझने लगे। ये भी बड़ी बात है। अगर आपके विरोधी हर दांव को समझ लें कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, आईटी का रेड हो जाएगा, तो उनके गंभीर विरोधी अच्छी तरह जानते हैं, मोदी जी के जो जितने विरोधी हैं, कि कौन सा हमला करने पर नरेंद्र मोदी जी किस तरह का रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन को मटियामेट करने के लिए अगली चाल क्या चलनी है। आपको याद होगा संसद में जय श्री राम का नारा गूंजता था, अब हर हर महादेव का नारा भी गूंजता है। धर्म की बात कर रहे थे, हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाकर चले गए अभय मुद्रा राहुल गांधी जी। अब इन सब हालातों में मोदी जी अपने अंतिम कार्यकाल में एक तीखी ढलान पर आ गए हैं। मतलब एक ऐसी ढलान पर आ गए हैं, इस ढलान में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी उनके लिए कि उनके विरोधियों से पहले कहीं उनके अपने लोग ही उनका तख्ता पलट ना कर दे। इतिहास है इस तरह का। याद करिए, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधो, अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ हद तक लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जनसंघ और भाजपा में पहले भी ये हो चुका है। कैसे आपको हटा दिया जाता है, किनारे लगा दिया जाता है। दीनदयाल का उपाध्याय जी की जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर के बलराज मधोक ने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है वो भी इसी ओर इशारा करता है। जिसने भी किताब पढ़ी है उसमें लिखा था, उसमें उसका पूरा अगर आप किताब पढ़ेंगे तो शक की सुई अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय और आडवाणी तक पर निशाना था उनका। जब आडवाणी जी को हटाया जाना था तब अरुण शौरी ने कैसे क्रेमलिन पर बम्बार्डमेंट की उपमा देकर रास्ता बताया था और वो जिन्ना के मजार पर एक चादर क्या चढ़ा दिया। उसके बाद आडवाणी को हटाने का रास्ता प्रशस्त किया गया। फिर नरेंद्र मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनको आगे बढ़ाया पार्टी ने, संघ ने। तो नरेंद्र मोदी जी अब फिर एक तरह से लगता है कि 2010 के लालकृष्ण आडवाणी वाली स्थिति के बिल्कुल करीब आ चले हैं। अब देखना यह है कि वो खुद फिसलते हैं या अंदर से ही कोई उन्हें धक्का देता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर में अब वो ढलान पर आ गए हैं। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बार 303 से 240 पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है, ना वो तलखी रहेगी, न तेवर दिखेगा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में हम सब ने देखा कि कैसे वो असहज दिखे लोकसभा में और थोड़े सहज दिखे राज्यसभा में। नमस्कार।